तो 1930 किसी ने सुना है पहले? इसके पहले 1930 नहीं सुने तो 1930 आप नोट करिए डायरी में 1930। मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ें बताऊंगा, कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊंगा जिससे कि आप भ्रमित हो, और जो चीज़ बताऊंगा एकदम डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही शॉर्ट है, 1 घंटे का समय है। तो मैं जो भी चीज़ बताऊंगा आपको समझ में आएगी, समझ में नहीं आएगी तो मैं उसको रिपीट करूंगा। मुझे 10 चीज़ नहीं बताना, 4 चीज़ बताना है, लेकिन मैं चाहता हूँ तो चारों चीज़ आपको यहाँ से रन करके जाए, ताकि कम से कम 4 लोगों को, अगले 40 लोगों को, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो दोस्त हैं, अपनी सोसाइटी के लोग हैं, उनको आप अवेयर करें। हमारे पास टेक्स्ट मैसेज जिसे कहते हैं कि आपके अकाउंट से इतने रुपए कट गए, और जब कटते हैं तो भी सेम मैसेज आता है। उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ऊपर ना SMS हेडर होता है। SMS हेडर क्या होता है? या तो हमारे पास मैसेज आता है किसी नंबर के थ्रू, या आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जैसे मेरा SBI में अकाउंट है तो मेरा आएगा कि मेरे अकाउंट से इतने रुपए डेबिट हो गए, तो उसमें ऊपर जिस नाम से मैसेज आएगा उसमें लिखा होगा SBIN, और अगर कोई फर्जी मैसेज होगा उसमें फ़ोन नंबर लिखा होगा। अगर फ़ोन नंबर लिखा है तो उस मैसेज पे ध्यान नहीं देना है, वो स्कैमर का होता है। दूसरी चीज़ ये जो हमने IPWNED, इस पर आप जाओगे, अपना Gmail ID डालोगे, उसमें बता देगा कि इस पर कभी डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है। वेबसाइट का नाम है हैव आई बीन पॉन्ड। इसने बोला चंदू के जीजा, तो उसने कहा हाँ चंदू के जीजा। अब इसने खोला बात को, उसने कहा कि वो उसकी दीदी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है। वो कंस्ट्रक्शन का काम करता था और रात के 10 या 11 बजे बाद सोने के मूड में था। तो अब वो उसको लगा कि भाई आवाज़ भी थोड़ा बहुत उस तरह लगी है, जैसे आदमी इंट्यूशन में आता ना। तो उसने कहा कि बेटा ऐसा है कि पैसा निकल नहीं पा रहा है, ATM में आया, ऐसा है पैसा है, हमको इतने 10-10.5 लाख ऑपरेशन का बताया है, आप जितना दे दोगे ठीक है, और मैं सुबह या कल शाम तक मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो वो पैनिक में 2 अकाउंट से उसने 10.5 लाख रुपये वापस कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए 10.5 लाख रुपये। और मेरा नाम विनय कुमार झा है, और प्रदीप जी ने जैसा बोला है, तो मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था। मैं इसमें सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ठगा गया, और ठगने के बाद पता चला कि मैं ठगा गया हुआ है। किसी जो आपने कहा फ़ोन कॉल से रिलेटेड मेरा एक कंसर्न है। मैं खुद ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन परेशान हूँ। आप लोग आए यहाँ, आप लोगों ने समय दिया, और उम्मीद है काफ़ी आप लोग को जानकारी मिलेगी। आप साइबर फ्रॉड से आप बच सकेंगे। इसी कामना के साथ नवभारत टाइम्स की ओर से मैं संजय श्रीवास्तव आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए ही नवभारत टाइम्स ने NBT साइबर सुरक्षा कवच कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें यहाँ के पुलिस कमिश्नरेट का हम लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है। आपके बीच पुलिस के साइबर एक्सपर्ट यहाँ आएंगे, वो लोग यहाँ आके आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से आप इन साइबर ठगों से बच सकते हैं। अगर हम खुद ही सुरक्षित हो जाए, जागरूक हो जाए, तो साइबर ठगों का मुकाबला करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल जब ही है जब हम लापरवाही बरतें। ये छोटी छोटी लापरवाही किस प्रकार से होती है, यही हमें एक्सपर्ट बताएंगे। वो आप लोगों को ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से यदि एक गलती हो भी जाए और आपके अकाउंट से पैसा निकले, फ्रॉड हो, तो कितनी जल्दी आप उसमें त्वरित गति से कार्रवाई करके पुलिस की, साइबर सेल की मदद ले सकते हैं, जिससे जो आपका नुकसान है उसकी भरपाई भी हो सके। करण जी साइबर फ्रॉड को रोकने में बहुत यूपी पुलिस के लिए बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक कुछ शेयर कर सके, कुछ अपने अनुभव शेयर कर सके, तो मैं चाहूँगा करण जी। मोबाइल तो हम सब चलाते ना, तो ये सबको पता है कि हमें OTP नहीं देना, या किसी को कुछ भेजना नहीं है, या कोई हमसे पैसे मांगे, वो सब चीज़ें, वो सब हमें बेसिक नॉलेज है, वो हमें पता है। तो उस चीज़ का वो नहीं बताएंगे। थोड़ा जो एडवांस है, जैसे लोग जो हैकर्स होते हैं या स्कैमर्स होते हैं, वो हमें किस तरीके से करते हैं, वो सब बताएंगे। तो शुरू करने से पहले मैं DCP सर का वेट करूँगा। अगर उससे पहले किसी को कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हो। किसी के साथ स्कैम हो गया, किसी को कुछ पूछना है साइबर रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, तो पूछ सकता है। किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे किसी के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई किसी भी रीजन से, अब वो आदमी पहुंचा पुलिस थाने,
और पुलिस की विशेषता सब जानते हैं कि पुलिस तो हमारी सुनती नहीं किसी की कुछ भी, कोई केस रजिस्टर नहीं करना चाहती। उसको कैसे निपटा जाए, अभी पुलिस से कैसे काम लिया जाए? अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमने ही क्यूआरटी बन गई है सारे थानों में, गाजियाबाद में जितने भी थाने हैं सब में क्यूआरटी बन गई है, क्विक रिस्पांस टीम हेल्प डेस्क, और वो साइबर वाली ही है। अगर अब आप उनके पास जाएंगे और क्यूआरटी वालों को बोलेंगे कि हमारी ये कंप्लेंट है, उन्हें इतना ट्रेन किया गया है कि वो आपकी समस्या भी समझ जाएंगे, और अगर हल होगा तो वहीं के वहीं कर देंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा बड़ी समस्या तो वो हमारे पास भेज देंगे, आपको साइबर से लाने की जरूरत नहीं है वापस से। लेकिन पुलिस जो है वो क्या है, उसकी सुनती नहीं है। अभी मैं एक आप सुनेंगे, हमने ऊपर से ऑर्डर दी है, हमने समझाया कि ट्रेनिंग भी दी है। मैंने ऑर्डर नहीं दिया। 1 नवंबर 2001 मेरे साथ फ्रॉड हुआ कि 1 मिनट के अंदर में 1,45,000 रुपीस निकाल लिया उसमें से। और उसमें क्या है, मैं कस्टमर केयर मैंने योनो लिया था, योनो SBI का, और वो 3 महीने ही हुए थे, वो ब्लॉक हो गया। मैं काफ़ी ट्राई किया उसको, पासवर्ड उसको रीसेट करने के लिए नहीं हुआ। कस्टमर केयर को फ़ोन किया तो ये किसी दूसरे हैकर ने इंटरप्ट कर लिया उसको, और मुझसे गलती से, मेरी गलती है कि मैंने एक लिंक पर क्लिक कर दिया, और लिंक पर क्लिक करने के बाद में उसने मेरा जो मोबाइल है पूरा क्लोन कर लिया। अब उसमें 2 मिनट बाद ही उसमें से पैसे कटे 20,000 रुपये, तो मैसेज आ गया। फिर तुरंत 50,000 कटे, फिर 50,000 कटे, फिर 25,000 कटे, और उसमें मैसेज आ रहा है, OTP आ रहा है। मैं OTP भी नहीं दे रहा हूँ, OTP भी नहीं दे रहा हूँ। तो फिर मेरा एक कजिन है दिल्ली पार्लियामेंट ब्रांच में, तुरंत SBI में, मैं उसको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है मेरा अकाउंट है और फटाफट इसे होल्ड करा दे। तो उसने तुरंत होल्ड कराया। 20,000 और रुपये कटे थे, तो वो बीच में रुक गए उसके लिए। और उसके बाद में तुरंत मुझे नहीं पता था, और इसका एक मैं जानकारी जब वो टक्कर लग जाती है तब आदमी को कल आती है, काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। तो वही चीज़ें मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था पहले कि जो भी अगर फ्रॉड हो जाता है, पहले तो ना हो अच्छा है, उसके लिए OTP है, ये है, सभी को पता है कि नहीं देना है, किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, किसी अननोन लिंक आता है तो उसको क्लिक नहीं करना है। अगर आपका जानता हुआ नहीं है तो उस पर कर सकते हो। और उसके बाद तुरंत इस पर एक कार्ड जो है आपके कार्ड या जो ATM कार्ड है उस पर नंबर रहता है। मुझे भी पहले नहीं पता था, उसमें कस्टमर केयर का नंबर रहता है, वो एक्चुअल नंबर है। अगर तुरंत फ्रॉड होता है तो आप उस नंबर पर, उसे अपने ATM कार्ड का उस नंबर को देखो और कस्टमर केयर को तुरंत फ़ोन करो और अपने अकाउंट को तुरंत ब्लॉक करा दो। उस अकाउंट को तुरंत ब्लॉक कराने से आपको वो जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा। और उसके बाद बैंक में पहले नहीं जाना है, सबसे पहले साइबर क्राइम सेल में जाना है और वहाँ तुरंत रिपोर्ट कराना है। उनको मैसेज देना है कि भाई ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गया है, उसका डिटेल आपके मैसेज आए होंगे, मैसेज दिखाना है। तो उसकी जो रिकवरी होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। वहाँ एक रिटन कंप्लेंट देने के बाद में तुरंत आपको बैंक आना है, बैंक में रिटन कंप्लेंट देना है मैनेजर के लिए, और फ्रॉड कब हुआ है, कितने मिनट में हुआ है, वो सभी लिखवाना है वहाँ पर। और उससे बैंक से रिटन कंप्लेंट देने के बाद में एक स्टेटमेंट लेना है, बैंक स्टेटमेंट, और वो बैंक स्टेटमेंट तुरंत जाके साइबर सेल में सबमिट करना है। साइबर सेल में सबमिट करने के बाद में फिर आपको सर जी आ गए, मैं आग्रह करूंगा कि मंच पे आए। हमारे बीच एडिशनल DCP सच्चिदानंद जी पहुंच चुके हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि गाजियाबाद को सच्चिदानंद जी जैसा एडिशनल DCP क्राइम मिला, और जो साइबर एक्सपर्ट है यूपी पुलिस के लिए। साइबर सुरक्षा कवच जो हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू करा है, इसका मकसद ही यही है कि जिस प्रकार से साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार कोई ना कोई छोटी छोटी सी गलतियां उनके पूरे अकाउंट खाली कर रही है। हालांकि लगातार साइबर सिक्योरिटी से जुड़े लोग और बैंक्स कहते रहे हैं कि आप
लापरवाही करेंगे तभी साइबर ठग आपको अपना निशाना बनाएंगे। साइबर ठग किस तरह बढ़े हैं, एक आंकड़ा है कि पिछले 4 साल में 2019 से 2023 में तक गाजियाबाद में 23,000 मामले साइबर ठगी के दर्ज हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। नंबर 2 गौतम बुद्ध नगर है। हालांकि जब से हमारे यहाँ साइबर सेल का गठन हुआ है, साइबर एक्सपर्ट यहाँ बैठने लगे हैं और सीधे लोगों से मिलने लगे हैं। ये खुशनसीबी है कि सच्चिदानंद जी जो अभी तक यूपी पुलिस के लिए साइबर सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, अब हमारे बीच एडिशनल डीसीपी बनकर आए हैं और वो इसको टॉप प्रायोरिटी ले रहे हैं। जब हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू करा नवभारत टाइम्स सुरक्षा चक्र, तब हम लोगों ने इनसे बात करी, कमिश्नर साहब से बात करी, तो उन लोगों ने भी हम लोग से सीधा एसोसिएट होने के लिए कहा। इसी क्रम में ये आज का कार्यक्रम है। यहाँ बैठे हुए साइबर एक्सपर्ट करण जी हैं, साइबर सेल प्रभारी अनिल यादव जी हैं। वो आप लोगों को तो बताएंगे ही कि कैसे इन साइबर ठगों से बचा जा सकता है, साइबर ठगी से बचने के लिए छोटी छोटी लापरवाही किस तरह अवॉइड की जा सकती है। साथ ही आप लोगों को भी पूरा मौका मिलेगा, आप अपनी छोटी छोटी जो क्यूरियोसिटी है, आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें हम नवभारत टाइम्स अपने अखबार में भी नहीं छाप पाते, क्योंकि जब किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तभी हम उसे छापते हैं, उसमें फिर एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। लेकिन आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा, बहुत मामले आप लोगों ने दर्ज कराए होंगे, या बहुत मामलों में आपने इसे छोड़ दिया होगा, चलिए छोटा अमाउंट है 10,000 का 20,000 का, आपने दर्ज नहीं किया होगा। अभी एक मुझे साथी बता रहे थे कि वो गए, मामला ही दर्ज होना बड़ा मुश्किल था। उसके पीछे एक रीज़न भी था, तब तक हमारे यहाँ साइबर एक्सपर्ट नहीं थे। साइबर एनबीटी सुरक्षा कवच का कार्यक्रम भी हम लोगों ने शुरू कराया और हम सभी जगह साइबर योद्धा भी बना रहे हैं। उन लोगों को हम यहाँ से ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने फ़ोन नंबर भी जारी करा है, जिसका नंबर मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप चाहे आप इसको नोट भी कर लें। 9818853345। हमने एक ईमेल भी जारी करा है। आप लोग, मैं दोबारा से नंबर आपको बता देता हूँ, 9818853345। एक हम लोगों ने ईमेल भी जारी करा है साइबर ठगी को देखते हुए कि वो इसमें लोग योद्धा भी बन सकते हैं, अपनी परेशानियां भी बता सकते हैं। हम सीधे यहाँ जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़े एक्सपर्ट हैं उनसे बात करेंगे, आपकी क्यूरियोसिटी का, आपकी परेशानी का हल भी करेंगे। आप मेल भी चाहें आप नोट कर लीजिए। मेल है NBTReader NBTReader@timesgroup.com timesgroup.com। इस पे आप साइबर योद्धा के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं, अपनी परेशानियां बता सकते हैं, आपके सवालों का जवाब भी मिलेगा और सीधे भी हम लोग से बात कर सकते हैं अगर कोई आपको परेशानी है। हमारा ये अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। किसी ने कहा है कि आपके साथ कुछ हो, उसका इंतजार करने से पहले अपने आप को उस तरह तैयार कर लें कि आपके साथ कुछ ठगी हो ही नहीं। जब से हमारे यहाँ साइबर एक्सपर्ट आए हैं, सच्चिदानंद जी आए हैं, करण जी हैं, अनिल यादव जी हैं, उन्होंने साइबर ठगी के मामलों में काफ़ी अंकुश भी लगाया है और साइबर ठग पकड़े भी गए हैं। न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से उनको पकड़ कर लाए हैं, उनसे रिकवरी कराई है और जहां उनका अपना स्थान हुआ जेल के पीछे भी पहुंचाया है। नवभारत टाइम्स का ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप सभी लोग मिले, हमारे साथ
शामिल हों, अपनी समस्या बिना हिचक के बताएं, हम कोशिश करेंगे उसका समाधान करें। यहाँ एडिशनल डीसीपी क्राइम बैठे हैं जो इस मामले को बड़ा उससे देख रहे हैं। आप लोगों की कभी एफआईआर दर्ज ना हो या आप लोग की ना सुनी जाए, आप सीधे उनसे बात करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा साइबर एक्सपर्ट के बीच में और आप लोग के बीच में नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं अनिल यादव जी को ही शुरुआत करूं। ये साइबर थाने के इंचार्ज हैं और बहुत तेज़ी से पिछले जब से इंचार्ज बने बहुत तेज़ी से काम हुआ है। हम लोगों की भी खबरें बढ़ी हैं आपके आने के बाद, क्योंकि लगातार ये पकड़ रहे हैं, चीज़ें खुल रही हैं। साइबर ठग किस तरह अपराध कर रहे थे ये भी हम लोगों को पता लगा है, आम लोगों को जागरूक किया जा। खड़े होकर बता रहे थे अपनी समस्या। सबसे पहली प्रॉब्लम जो सबसे पहली गलती उन्होंने ये करी, लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे उन्होंने क्लिक कर भी दिया तो उनकी अकाउंट की डिटेल्स गई थी पर ओटीपी नहीं गया था। ओटीपी जाने का कारण है एसएमएस फॉरवर्डर। उस बंदे ने बहुत ज़्यादा चालाकी से इनके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होती है जिसे कहते हैं एसएमएस फॉरवर्डर, वो डाउनलोड करवा लिया। उससे क्या होता है, जो भी एसएमएस इनके फ़ोन पे आएगा वो इनको बिना पता चले किसी और नंबर पे अपने आप ट्रांसमिट हो जाएगा। अब वो डाउनलोड कैसे कराते हैं, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कराते, वो कुछ और एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन पैकेज होता है उसका नाम बदल के डाउनलोड करा देते हैं और आपको व्हाट्सएप पे भेजते हैं। तो उसका अकाउंट भी चला गया, आपका अकाउंट भी उसके पास चला गया, आपका ओटीपी भी उसके पास चला गया और पैसे निकल गए। दूसरा तरीका क्या होता है कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स होती है तब भी पैसे निकल जाते हैं। वो कैसे निकलते हैं, अगर मेरा डेबिट कार्ड है, मैं यहाँ पे गाजियाबाद में इशू है डेबिट कार्ड और मैं पूरी इंडिया में कहीं भी अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करूँगा तो अगर एटीएम में करूँगा तो मेरे को मेरा कोड पता होना चाहिए और अगर ऑनलाइन करूँगा तो ओटीपी आएगा। लेकिन अगर मैं ये काम देश के बाहर करूँ, चाहे मैं यूएस में करूँ, बैंकॉक, हांगकॉन्ग कहीं से भी करूँ, तो ओटीपी नहीं मांगेगा, सीधा पैसे निकल जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में वीज़ा कार्ड्स के अंदर ओटीपी नहीं मांगते, सीधा पैसे कट जाते हैं अगर कार्ड डिटेल्स हैं। तो क्या करना है, अगर कोई भी लिंक देता है, अगर आपको लिंक खोलना भी है, चेक करना है। लिंक खोलने के बाद सबसे पहले ये देखा करो वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं। जब आप वेबसाइट ऊपर की तरफ देखोगे ना, उसमें एक लॉक लगा रहता है। अगर लॉक दिख रहा है मतलब वेबसाइट सिक्योर है, और अगर वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो ऊपर लिखा हुआ आएगा कि वेबसाइट नॉट सिक्योर्ड। अब नॉट सिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि वेबसाइट के अंदर सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सर्टिफिकेट्स ब्राउजर इशू करता है, गूगल हो गया, सफारी हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ये सब वो सर्टिफिकेट्स इशू करके ये बताते हैं कि ये वेबसाइट सिक्योर्ड है, इसका डेटा कहीं नहीं जाएगा। और नॉट सिक्योर का मतलब ये है कि इस पर जो भी कुछ भी डालोगे वो किसी तीसरे बंदे के पास जाएगा, वो उस डेटा का कुछ भी कर सकता है। जैसे इनके साथ फ्रॉड हुआ, इनका सबसे पहला काम होना चाहिए था 1930 पे कॉल करके अपनी ट्रांजैक्शन आईडी बताए, अपना बैंक अकाउंट नंबर बताए और हमारे खाते में जिस अकाउंट में पैसे गए हैं उसे ब्लॉक कराए, मतलब उसे फ्रीज कराना है। अब उन्होंने क्या किया है, वो साइबर सेल के पास चले गए, उसमें भी टाइम लगता है आने जाने में। 1930 पे कॉल करो या फिर और भी नहीं करना तो जब आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं तो एक मैसेज आता है कि इतने रुपीज़ हैव बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। उसके नीचे एक हेल्पलाइन नंबर होता है जो आरबीआई की गाइडलाइंस है कि कोई भी मैसेज करता है उसके नीचे आपको एक लिंक या नंबर देना है, उसमें जीमेल भी होती है। आप वहाँ पे कॉल करके बोलोगे, वो आपकी समस्या सुनेंगे। उसके बाद अगर आपको अपना अकाउंट ब्लॉक कराना है या फिर सामने वाले के अकाउंट में पैसे गलती से चले गए, ये तो फ्रॉड का है, और अगर गलती से चले गए हैं तो अपने बैंक के मैनेजर को मिलना विदिन 3 डेज। अगर बैंक के मैनेजर समस्या नहीं सुनते हैं, वैसे सुनते हैं, आज की डेट में सब लोग सुनते हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर होना चाहिए, तो वो सुनेंगे और कार्रवाई करेंगे और सामने वाले के पैसा जो अकाउंट होता है उसका वो अकाउंट या होल्ड करेंगे या फ्रीज करेंगे, जो भी करेंगे आपके पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन जितना डिले करोगे उतना ज़्यादा दिक्कत होती चली जाएगी। व्यक्तिगत रूप से स्वागत करें, हमारे बीच आए हैं, टाइम निकाल के आए हैं। मैं विवेक जी से कहूँगा, विवेक जी लपारा टाइम से जुड़े हैं। हमारे यहाँ प्लानिंग बहुत मजबूती के साथ देखते हैं, जैसे ये प्लानिंग उन्हीं की बहुत बड़ी देन थी, इन्होंने जब कहा। मैं चाहूँगा करण जी का आप स्वागत करें। ये सोसाइटी है तो मैं चाहूँगा विवेक जी से ही आप प्रदीप जी का ओके। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, मैं उनका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी व्यस्त रहते हैं लेकिन हमारे एक होने के नाते कि यहाँ इनके पास कोई आता है तो वो निराश होकर नहीं जाता, ये उसके बाद बैठते हैं। जो रेजिडेंट है जागरूक बहुत है, लगातार हमारे एक रिक्वेस्ट पे यहाँ आए हैं और अपने तमाम सवालों को भी लेकर आए हैं।
मैं सच्चिदानंद जी से चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इनको बताएं कि किस तरह अवेयर होके इन ठगों के जाल से बचा जा सकता है। सच्चिदानंद जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं नवभारत टाइम्स के जो चीफ ब्यूरो हैं संजय श्रीवास्तव जी और अंकित तिवारी जी, जिन्होंने इतना सुंदर जो है साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, और मैं गाज़ियाबाद कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से नवभारत टाइम्स के पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं इनसे अपेक्षा भी करता हूं कि आने वाले समय में इसी तरह की जो साइबर जागरूकता का अभियान है इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और यहाँ उपस्थित मंचासीन जो भी अधिकारीगण मौजूद हैं और इस सोसाइटी के सभी सम्मानित नागरिकगण, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं कि आपने आज रविवार का समय होने के कारण भी अपने समय निकाल के आप जागरूक हो रहे हैं, और ये जागरूकता हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी, और आपके माध्यम से हम चाहेंगे समाज में और भी जगह जो है ये जागरूकता फैले, क्योंकि आज के डेट में जो साइबर हमारा क्राइम है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू हुए, कोविड के टाइम में ऑनलाइन लेन देन शुरू हुआ, मोबाइल बैंकिंग शुरू हुई, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, इन सब के पीछे रीज़न यही रहा कि लोगों का जो मूवमेंट था, जो पहले ऑफिस जाते थे और तमाम जगह मूवमेंट था, वो धीरे धीरे मोबाइल पे हम नेट बैंकिंग पे डिपेंडेंट होते गए। फ़ोन पे का यूज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है, मोबाइल गूगल पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम यूज़ कर रहे हैं। तो यूज करने के साथ साथ जब तक आप अवेयर नहीं रहेंगे तो जो हमारे साइबर ठग हैं, जो जामताड़ा झारखंड में बैठे हुए हैं, मेवात राजस्थान में बैठे हुए हैं, वो इस प्रदेश के बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको आप जब तक आप स्वयं अवेयर होकर चीज़ों को जागरूक नहीं होंगे तब तक टीम के लिए बहुत ही टफ काम हो जाता है। क्योंकि मैं अभी परिचय दे रहा था, मैं अभी 22 मार्च को यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ डीसीपी क्राइम के पद पे। इसके पहले मैं एडिशनल एसपी साइबर क्राइम पूरे यूपी का देख रहा था। तो हमारे प्रदेश की मैं व्यवस्था बता रहा हूँ क्या है। साइबर मुख्यालय हमारे डीजीपी हेडक्वार्टर में खुला हुआ है, और वहाँ से जो 18 थाने हैं रेंज लेवल पे, इसका जुरिडिक्शन जो है, पहले जो थाना यहाँ का वो नोएडा में है। तो 18 जो थाने खुले हुए हैं, मैं पूरे 18 थानों को मैं देख रहा था वहीं साइबर हेडक्वार्टर बैठ के। वहाँ से मैं यहाँ पोस्ट हुआ हूँ, तो मुझे जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है मुझे पता है क्या पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, जो आपकी अवेयरनेस है ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो दूसरे स्टेट में बैठे हुए हैं, और जब हमारी टीमें यहाँ से मूव करती हैं सारा होमवर्क करने के बाद से, अगर एक मुकदमा मान लीजिए लिखा गया 5 लाख या 10 लाख का फ्रॉड है, सारा होमवर्क करने के बाद से एक टीम को जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन करने में 2.5 से 3 महीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 50-50 खाते ऐसे होते हैं जो फर्जी खुले हुए हैं, 50-50 सिम ऐसे हैं जो किसी फर्जी अकाउंट पे फर्जी नाम से लिए हुए हैं, और ये फर्जी सिम भी अधिकतर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल से इशू होता है, जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो दूसरे स्टेट से होता है, जिसको अभी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के टीमों को, और इस पर काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। तो आप अगर अवेयर रहेंगे तो जो क्राइम हो रहा है उसमें कुछ न कुछ कमी आएगी, और इसीलिए साइबर जागरूकता पे हम लोग जो है ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे वित्तीय फ्रॉड के मामले ज़्यादा है, साइबर वित्तीय फ्रॉड के मामले बहुत ज़्यादा हैं। तो 1930 किसी ने सुना है पहले? इसके पहले 1930 नहीं सुने तो 1930 आप नोट करिए डायरी में, 1930। मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ें बताऊंगा, कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊंगा जिससे कि आप भ्रमित हो, और जो चीज़ बताऊंगा एकदम डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही शॉर्ट है, 1 घंटे का समय है। तो मैं जो भी चीज़ बताऊंगा आपको समझ में आएगी, समझ में नहीं आएगी तो मैं उसको रिपीट करूंगा। मुझे 10 चीज़ नहीं बताना, 4 चीज़ बताना है, लेकिन मैं चाहता हूं तो चारों चीज़ आपको यहाँ से रन करके जाए, ताकि कम से कम 4 लोगों को, अगर 40 लोगों को, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो दोस्त हैं, अपने सोसाइटी के लोग हैं, उनको आप अवेयर करें। तो 1930 आज से आप एक यहाँ पे आए हैं इस साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम में, तो यहाँ से नोट करके जाएँ कि 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है। जब भी साइबर वित्तीय फ्रॉड होगा आपके साथ, आप इस मोबाइल नंबर पर तत्काल फ़ोन करिए। 24 से 72 घंटे के अंदर अगर आप तत्काल फ़ोन करते हैं, ये हेडक्वार्टर जो है 1930 का 112 हेडक्वार्टर जो लखनऊ में है उसी में स्थित है, जिसपे 60 कर्मचारी 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। ये डे एंड नाइट चलता है। जैसे 112 नंबर की सेवा चल रही है वैसे 1930 की सेवा है। तो जब भी आपके साथ साइबर वित्तीय फ्रॉड होता है, 5,000 रुपये निकल गए, 8,000 रुपये निकल गए, 1 लाख निकल गए,
तत्काल बिना किसी से संपर्क किए साइबर थाने साइबर सेल नहीं जाना है, पहले आपको 1930 पे अपने मोबाइल से फ़ोन करना है। इन केस वो नंबर नहीं लग रहा है तब आपको क्या करना है, अगर वो नंबर नहीं लग रहा है तो आप सीधे 112 पे मिलाइए, जो डायल 112 नंबर है सीधे उस पर मिलाइए, वो कॉल आपकी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी 1930 पे। और उस पर जो भी आपके साथ वित्तीय फ्रॉड हुआ है उसकी डिटेल मांगी जाएगी, कैसे हुआ, किस बैंक में गया, वो नोट करेंगे। उसके बाद से वो क्या 1930 की वर्किंग क्या है कि वहाँ पे जो भी एम्प्लॉई हैं 1930 के, वो क्या करते हैं, बैंकों के जो भी वॉलेट हैं, पेटीएम है, ये पेमेंट गेटवे है, इनके बैंक नोडल अधिकारी जो हैं उनको डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। सपोज आपके अकाउंट से पैसा निकला और ये सीधे चला गया साइबर जो फ्रॉडस्टर है उसके अकाउंट में चला गया, तो बैंक को सूचना जो ही जाएगी बैंक के नोडल को, वो क्या करेगा कि आपके अकाउंट से पैसा निकला, जिसके अकाउंट में गया, पेमेंट गेटवे में गया या वॉलेट में गया या किसी और बैंक में गया, उस अकाउंट को ही होल्ड करा देते हैं। पिछले साल पूरे यूपी का आंकड़ा जो है 20 करोड़ रुपए का है, 20 करोड़ रुपया जो है पूरे साल में हम लोगों ने होल्ड कराया। तो आपकी तत्परता से ये होगा कि आपका पैसा बच जाएगा। उसके बाद से क्या नियम है, www.cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in का जो है ऑनलाइन कंप्लेन आप साइबर की कर सकते हैं, और वो साइबर कंप्लेन जो है संबंधित थाने को जहाँ के आप रहने वाले हैं वो ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए किसी भी थाने और चौकी में भटकने की जरूरत नहीं है। पहले www.cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in GOV मतलब गवर्नमेंट.in, ये आपको मिल जाएगा। जब भी आप एनसीआरपी पोर्टल खोलेंगे, एनसीआरपी क्या है हमारा, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, NCRP नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। जब भी आपके साथ कोई वित्तीय फ्रॉड होता है तो 1930 पे पहला फ़ोन करेंगे, अगर 1930 नहीं लग रहा है तो आप 112 पे फ़ोन करेंगे। और ये संदेश मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम अगले ग्रुप में जिस फ्रेंड सर्कल में जिस ग्रुप में डले, सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, टेलीग्राम आज के डेट में चल रहा है, तो उस ग्रुप में इसको जागरूक करिए, क्योंकि पुलिस जो है लगातार कर रही है, लेकिन हम लोग का जो एक्सेस है जो है वो उतना नहीं जा पा रहा है। जब तक एक लोग जनहित में नहीं इन्वॉल्व होंगे तब तक 1930 का प्रचार नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे अपेक्षा ही करता हूँ कि आने वाले समय में ये 1930 एक जवान पे होना चाहिए, और जब भी वित्तीय फ्रॉड हो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 1930 पे फ़ोन करिए, फ़ोन नहीं लग रहा है 112 पे करिए। उसके बाद से आप ऑनलाइन जो मैंने अभी मेल आईडी बताई www.cybercrime.gov.in पे, इस पे ऑनलाइन कंप्लेन को रजिस्टर करिए। इसके बाद इस गाजियाबाद जिले की मैं व्यवस्था बता दे रहा हूँ, सभी थानों पे जो हमारे यहाँ 22 थाने हैं, सभी थानों पे साइबर हेल्प डेस्क खुला हुआ है आपकी मदद के लिए। अगर कोई अगर ऑनलाइन कंप्लेन नहीं दर्ज कर पा रहा है तो आप संबंधित थाने पे जाइए, आपके जो भी नज़दीक थाने हैं जो आपका क्षेत्र पड़ता है, और वहाँ से भी आपको लगता है अगर हेल्प नहीं मिल रही है तो आप सीधे कोतवाली में आइए, वहाँ साइबर सेल खुला हुआ है जिसके प्रभारी अनिल जी हैं, अभी डॉक्टर साहब जो यहाँ खड़े थे, और ओवरऑल प्रभारी मैं हूँ। आप वहाँ पे आइए, साइबर कंप्लेन को दर्ज कराइए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा उस पर जो भी तत्परता से कार्रवाई होगी जांच करके हम लोग जो है पहला काम करते हैं पैसा होल्ड कराएंगे। दूसरा काम है उसमें जो भी निष्कर्ष निकलता है कि घटना घटी है, क्या हुआ है, तो उसमें FIR हम लोग पंजीकृत कराएंगे। तो पहला है कि आपको जागरूक रहना है, समझ रहे मेरी बात। और गाजियाबाद में NCRP पोर्टल का भी डाटा बता रहे थे, 23,000 प्रकरण हैं जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है, और उसमें आपको ऑनलाइन कंप्लेन करने के बाद से फिर आपको संबंधित साइबर सेल में संपर्क करना है। समझ में आ रही बात ना, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो ना समझ में आ रही हो। मैं आपको इसलिए सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। पहले देखिए, आप 1930 को जानिए, ये आपके हर मोबाइल में है और आप उसको यूज करिए और इसको सेव कर लीजिए। साइबर वित्तीय फ्रॉड, ये केवल वित्तीय फ्रॉड के लिए है, फाइनेंशियल फ्रॉड जब होता है। बाकी और कोई फ्रॉड अगर हो रहा है तो आप NCRP पोर्टल पे उसको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी थाने चौकी पे अननेसेसरी जाने की जरूरत नहीं है। और आपको लगता है कि हाँ नहीं मेजर कोई प्रॉब्लम और है तो आप सीधे डायरेक्ट साइबर सेल पे आइए। वहाँ टीम मैंने 5-6 टीमें बना दी है अभी आने के बाद से, वो 6 टीम लगातार काम कर रही है। चूँकि शिकायतें ज़्यादा हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर कर सकें।
और 5 लाख से ऊपर के अगर वित्तीय फ्रॉड हैं तो वो जो है साइबर थाने पे जाएगा नोएडा में, क्योंकि 5 लाख से ऊपर का जुडिशल रेंज के थानों में है। तो अभी जो है आप प्रथम दृष्टया 1930 पे कॉल करेंगे, साइबर सेल को एप्लीकेशन देंगे, हम जांच करा लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो आप हमसे मिल सकते हैं। मैं भी नंबर अभी मैं हम लोग सभी थानों पे चौकियों पे लगभग 200 जो है फ्लैक्सी बोर्ड बनवा रहे हैं, जिसमें टोटल ये नंबर जो मैंने नोट कराया और ईमेल आईडी नोट कराई और जो साइबर सेल के 2 नंबर जो है 24 घंटे काम करेंगे, उस पर आप बैठे फ़ोन करिए, एप्लीकेशन अपना व्हाट्सएप कर दीजिए, उस पर जाँच शुरू हो जाएगी और फिर आके आप मिल लीजिए, बताइए सर ऐसी ऐसी बात है। तो इस पर हम लोग बहुत ही तत्परता से काम करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं 2-3 तरह के जो क्राइम आज के डेट में चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जिसमें लोगों ने करोड़ों रुपए दे दिया, सुसाइड कर लिया। और ये जो गैंग है ये मेवात से है, मेवात मतलब राजस्थान, जो मथुरा का हमारा और हरियाणा और दिल्ली का जो बॉर्डर लगता है मेवात से में, वहाँ का ये गैंग है और कार्रवाई भी उसमें हो रही है, लेकिन क्योंकि उसमें FIR लोग नहीं दर्ज कराना चाहते हैं, इसलिए समस्या आ रही है कि उसमें वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है कंप्रेहेंसिव जो होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जब भी मोबाइल आप खोलेंगे देखेंगे पॉपअप मैसेज आते हैं ऊपर, कुछ जो है लव यू, किस यू, इस तरह के मैसेज आते हैं। और या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसकी पॉर्न वेबसाइट आप विजिट करते हैं तो आपके पास मैसेज आते होंगे। तो प्लीज़ इस ऐसे पॉपअप मैसेज को कभी रिस्पॉन्ड मत करिए। अगर आप करते भी हैं तो उसका मैं बता रहा हूँ कि क्या मोडस ऑपरेंडी उनका काम करने का है। वहाँ क्या है, कुछ गैंग बने हुए हैं मेवात राजस्थान में, जिसमें लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। वो क्या होता है, जब रात में आप डिनर उनर करके सोने के मूड में जब रहते हैं तो वो आपको व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करेंगे और उसमें जो लड़की होगी वो क्या होगा, कपड़ा उतारना शुरू कर देगी। और मोबाइल में आप खोलिए, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ऊपर जो है स्क्रीन रिकॉर्डर इसमें है, जहाँ पे आप नेट को ऑन करते हैं इसमें एक स्क्रीन रिकॉर्डर है। वो स्क्रीन रिकॉर्डर क्या करती है, ऑन कर देती है। वो अपना भी वीडियो बनाती है और आपका भी वीडियो बनाती है और आपको भी उकसाती है कि आप भी कपड़ा उतारिए। इसमें बहुत लोगों ने मतलब बहुत लोग ठगे गए और इसमें करोड़ों रुपए तक लोगों ने दिया और उनको ये लगा कि मेरा मतलब सामाजिक हानि हो जाएगी, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा चली जाएगी, लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। और इसमें कंप्रेहेंसिव कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला तो वो हमारे स्टेट से बाहर है, राजस्थान मेवात में गैंग टीम जाती है, और दूसरा कि वो पूरा मुस्लिम बेल्ट है, तो वहाँ पे जो रोड है बहुत ही ख़राब है। जब पुलिस जाती है, मान ली 5-7-10 गाड़ी जाएगी तो वो पहले से सूचना उनको मिल जाती है कि पुलिस आ गई, और वहाँ पहुँचने के बाद से अगल बगल वाले लोग जो है एक दूसरे का मकान नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताते हैं, पूरा मुस्लिम बेल्ट है और उसमें 70 से 80% लोग अनपढ़ हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं। ये जो है वेस्ट बंगाल जाते हैं, आसाम जाते हैं, वहाँ से सब फर्जी सिम लेके आते हैं और लेके आते हैं सिम को, उस सिम को एक्टिवेट करेंगे, उससे वीडियो कॉल करेंगे और उस वीडियो कॉल में 10 सेकंड का वीडियो बनाएंगे। वो लड़की भी कपड़ा उतारती रहेगी और आपको भी उकसाएगी, उसमें लोग भी कपड़ा उतारते हैं और वो 10 सेकंड का वीडियो कहेगी कि मैं कल से जो है इसको जो है आप पैसा दीजिए इस अकाउंट में, नहीं तो मैं ये वीडियो जो है आपके पूरे सोशल साइट्स पे, फेसबुक पे और बाकी सोशल साइट्स पे मैं वायरल कर दूंगी और आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो खत्म हो जाएगी। वो कभी यूट्यूब के बनेंगे, कभी CBI के इंस्पेक्टर बनेंगे, वो अलग अलग तरीके से जो है आदमी को प्रेशर बनाते हैं। जो लोग जागरूक हैं तत्काल साइबर सेल, साइबर थाने पे या सिंपल थाने पे संपर्क करते हैं। इसमें समस्या क्या आती है कि जिसके साथ हो गया वो कहीं FIR लिखवाने नहीं आता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा ही फॉल्ट है। आपका कोई उसमें फॉल्ट नहीं है। वो जो कर रहा है ऑब्ससीन मटेरियल का जो डिस्प्ले कर रहा है वो IPC में क्राइम है, तो वो क्राइम कर रहा है, लेकिन आपको उल्टे प्रेशर में लेके कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पे है और आप ऐसे करिए, नहीं पैसा भेजिए, और ऐसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख करके कोई लिमिट नहीं है। मतलब वहाँ सोनभद्र का एक प्रकरण मुझे पता है, मिर्जापुर साइबर थाने में दर्ज था, 1,40,00,000 रुपए एक आदमी ने दिया था और उसका फिर मुकदमा जाकर उसने कर। तो ये सब सूचनाएं जो ही आती हैं आप तत्काल बताइए। इसमें 2-3 चीज़ें हम लोग करते हैं। एक साइबर से पोर्टल है, साइबर से पोर्टल जो है पूरे ऑल ओवर यूपी एक्टिवेट है और इसका मेन काम है, ये हमारे यहाँ गृह मंत्रालय भारत सरकार से जुड़ा हुआ है। उस साइबर से पोर्टल में जब भी आप कंप्लेन करते हैं कि सर इस मोबाइल नंबर से फ़ोन आया, हमको वीडियो कॉल आया, यूट्यूबर ने फ़ोन किया या CBI का डायरेक्टर बन के फ़ोन कर रहा है, तो वो नंबर हम लोग साइबर से पोर्टल पर डाल देते हैं। जिस अकाउंट में उसने पैसा मंगाया उस अकाउंट नंबर को उसमें फीड करते हैं और एक IO की या जांच अधिकारी की रिपोर्ट लग जाती है कि ये नंबर से जो है साइबर फ्रॉड लगातार चल रहा है
तो वो नंबर जो है MHA द्वारा जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आपको जो है आपके साथ घटना घटी तो आपको अपने तक ही नहीं रखना है, उसको ऑनलाइन, अगर आप कहीं नहीं जाने के मूड में है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन कर दीजिए कम से कम। तो उस पर क्या होगा, जो नंबर्स हमारे पास आते हैं, अकाउंट नंबर आते हैं, उसको हम लोग रिपोर्ट बना के साइबर सेल पोर्टल में फीड कर देते हैं। उसमें टीमें हमारी लगी हुई हैं, यहाँ भी साइबर सेल में एक्टिवेट है, हर जिले में है। तो वो जब हम फीड कर देंगे तो उस नंबर से फिर दूसरा आदमी नहीं ठगा जाता। तो इसीलिए साइबर किसी भी तरह का फ्रॉड हो, वित्तीय फ्रॉड हो रहा है या कुछ इस तरह का सेक्सटॉर्शन का केस है, इसके अलावा मान लीजिए कोई फर्जी लिंक आपको भेजा, आपने लिंक क्लिक किया, फिर उसके बाद से आपने डिटेल अपना बैंक का भरा, जो SMS फॉरवर्डर अभी करण जी बता रहे थे, इस तरह के भी फ्रॉड हो रहे हैं। आपसे OTP नहीं पूछा जा रहा। सिंपल सा फंडा है कि जैसे आप अपने घर में जो है किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं घुसने देते हैं, मोबाइल आपका समझ लीजिए घर है, इसमें आपके सारे नेट बैंकिंग का डाटा है, सारी आपके सोशल साइट्स हैं, सारी सूचनाएं हैं, ये अगर इनक्रिप्ट हो गया तो आपके लिए समस्या शुरू होगी। इसलिए कोई भी ऐसा अननोन लिंक, अननोन मैसेज, अननोन कॉल नहीं रिसीव करना है, नहीं उसको रिस्पॉन्ड करना है। आप देख लीजिए जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव बन रहे हैं, समस्याएं उन्हीं के साथ आ रही है। ये साइबर के फ्रॉड गाँव में नहीं सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि आदमी सिंपल मोबाइल यूज कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपको अपने मोबाइल पे एक्टिव नहीं रहना है। एक्टिव का मतलब ये है कि फर्जी कोई भी मेल आया, हर मेल का अटैचमेंट खोलने की जरूरत नहीं है, हर फर्जी लिंक को खोल के क्लिक करके उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लेमैन बनने का मतलब यह है कि आप चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करिए। आपके गेट पे कोई आता है तो आप देखते हो ना कि वो स्ट्रेंजर है कि मेरा जानने वाला है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको डिले करिए, किसी से समझ लीजिए, फिर आगे करिए। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो आपको अननोन पर्सन भेजता है, तमाम फाइलें आ रही हैं, उसमें कोड लगे हुए हैं, आपका जो SMS फॉरवर्ड का सिस्टम है वो चला जा रहा है, उससे सारा बैंक डिटेल चला जा रहा है। 2-3 ऐसे ऐप हैं, जैसे एनी डेस्क है, टीम व्यूअर है। शुरू में क्या हुआ, मैं जब ज्वाइन किया 1.5-2 साल पहले साइबर क्राइम में, उस समय क्या होता था कि पेंशनर्स तमाम थे। पेंशनर्स का क्या था, जो भी पुलिस विभाग से या किसी विभाग से रिटायर होते थे तो कंप्यूटर पे पूरा उनका डिटेल पड़ा रहता था। तो उस कंप्यूटर पे डिटेल्स लेके वो डायरेक्ट फ़ोन करते थे कि हेलो, वो फ़ोन करते थे सीधे पेंशनर को कि आपका जो है, जो पेंशन बनना है वो खाता अपडेट नहीं है, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो आदमी क्या होता था, घबरा जाता था, और घबराने के बाद क्या होता था, वो कहता था कि एनी डेस्क देखिए ऐप बता रहा है, इसको लोड करिए, इसमें पूरी डिटेल भरिए। एनी डेस्क, टीम व्यूअर, ये सब ऐसे ऐप हैं कि आपका मोबाइल पूरा क्लोन हो जाएगा। अगर मेरे स्क्रीन पे अगर ये दिख रहा है, ये तक फोटो तक जो है ये उस पर आ जाएगा। इसलिए जो भी ऐप हैं, जो कोई भी अननोन पर्सन आपको भेजता है, कहता है कि इसको डाउनलोड करिए, उनके मोडस ऑपरेंडी इतने ज़्यादा हैं कि आप मतलब हम लोग अभी देखते देखते थाउजेंड्स ऑफ मोडस ऑपरेंडी है। तो इसके लिए बेसिक है कि आप अगर उसको जानते नहीं हैं, अननोन पर्सन है, अननोन ऐप है, आप नई चीज़ों को जानते, छोड़ दीजिए उसी तरह, डिलीट कर दीजिए, रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे अच्छा बचाव का तरीका यही है। बाकी अगर हो जाता है तो फिर उसके बाद तो हम बैठे ही हुए हैं, लेकिन उसके पहले का जो प्रिकॉशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेंशनर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया, एनी डेस्क डाउनलोड करा लिया, पूरा मोबाइल उनका क्लोन हो गया। वो बंदे जो है बैठे हैं कहाँ पे, जामतारा में। और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, योनो बैंक लोग चलाते होंगे, योनो बैंक का उन्होंने पूरा ऐप डाउनलोड किया। अब जो भी मैसेज, OTP, जो भी चीज़ आनी है सब उनके मोबाइल पे आ रही है, और पूरा खाता खाली कर दिया। 19-19 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए रिटायर्ड कर्मचारियों के खाते खाली हो गए। फिर हम लोगों ने उसमें पेंशनर्स की मीटिंग की, फिर DGP सर का सर्कुलर जारी किया, और फिर जाके अवेयरनेस किया। फिर उसमें मंडल ग्रुप था कम से कम 20-25 लड़कों का जामतारा में, वो पूरी पकड़े गए, फिर गैंगस्टर बनवाए गए, तब जाके कार्रवाई हुई, अब जाके वो क्राइम जो है रुका है। अब इधर का मुझे जानकारी अभी नहीं है, मुझे चूँकि 10 ही दिन आए हुआ है, तो मतलब इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। तो कोई भी अननोन चीज़, चाहे लिंक हो, चाहे मैसेज हो, अननोन कॉल है, अननोन वीडियो कॉल है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना नहीं। आप जितना इसमें लेमैन बने रहेंगे, मुझे लगता है कि आप उतना सुरक्षित हैं। ज़्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जिसको आप जानते हैं आप उनसे बात करिए, हर आदमी की अपनी व्यस्तता है। फिर उसके बाद से उसमें कई और भी इस तरह के क्राइम हैं, जैसे UPI का जो ट्रांजैक्शन का मेन पर्पज़ क्या है, UPI जो फ़ोन पे में, गूगल पे में यूज हो रहा है, उसका पर्पज़ क्या है, एक बैंक को लिंक किया है, दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र होना।
जैसे आप गूगल पे फ़ोन पे जो लोग चलाते हैं, क्या है आपका बैंक पूरा डिटेल उसमें लिंक है। आप किसी को पैसा मान लो 5,000 पेमेंट कर रहे हो, किसी शॉप पे गए या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें पैसा गूगल पे से या फ़ोन पे से ट्रांसफ़र कर देते हो। मोबाइल रिचार्ज भी हो जाता है, टीवी रिचार्ज आप कराते हैं कि नहीं कराते हैं। तो आप समझिए अभी एक लेटेस्ट में जो फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि आपका प्रोजेक्टर में लगवाया, मेरे पास 30-35 वीडियो पड़े हुए थे जो एमएचए द्वारा प्रचार करने के लिए आए थे। बहुत ही अच्छे वीडियो हैं, क्योंकि स्क्रीन अभी काम नहीं कर रहा है, अभी लाइट ज़्यादा है, अगर रात में चलता तो बहुत अच्छा वीडियो था वो। उसमें स्पष्ट बताया हुआ है, कोई भी फर्जी लिंक आ रहा है, आपने क्लिक किया। अभी जो लेटेस्ट में जो फ्रॉड चल रहा है कि आपके अकाउंट में फ़ोन पे या गूगल पे पैसा भेज दिए 15 से लेके 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, फिर फ़ोन आएगा अननोन नंबर से कि आपके यहाँ जो मेरा गलती से पैसा 100 रुपये चला गया। आप उसमें रिस्पॉन्ड नहीं करना है। आप मानवीय दृष्टिकोण से आप वो 100 रुपये वापस करेंगे और आपके पूरे खाते का पूरा डिटेल उसके पास चला गया, और वो उसमें मैलिशियस सारे वो लगे हुए हैं, कोडिंग लगी हुई है, उसके बाद से पूरा खाता आपका खाली हो जाएगा। जो टीमें हमारी काम करें, देखिए मैं बता दूं साइबर सेल की भी जो लिमिटेशन है बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जो भी अपराधी हैं ये प्रदेश के बाहर के हैं, तो हम लोग पहले इसमें 2.5 महीना 3 महीना जो टिपिकल केसेज है काम करना पड़ता है। बैंक खाते तमाम आज के डेट में ऑनलाइन खुल रहे हैं, गारंटर नहीं है उसमें, मोबाइल नंबर नहीं है, तो वो खाते खुल रहे हैं और वो फर्जी खाते खुल रहे हैं। वो केवल इसीलिए यूज हो रहा है कि आपका पैसा मंगाया और उसके बाद से पैसा निकाल के फिर खाते बंद। तो समस्या क्या आती है कि जो भी आईओ रहता है उसको पता चला वो उड़ीसा में खाता खुला, आसाम में खुला, कर्नाटक में खुला, तो वो पूरा आईओ फिर टीम पूरी दौड़ती रहती है, 3 महीना लग जाता है पूरा चीज़ें डिटेल निकालने में। उसके बाद जब मुलजिम हम लोग ट्रेस करते हैं, मान लीजिए जामतारा टीम गई, तो जामतारा जाने के बाद से मान लीजिए वहाँ हमारा 10 दिन का स्टे है, उसमें मान लीजिए हमने 6 मुलजिम या 8 मुलजिम ट्रेस किया। मौके पर जाने के बाद 10 दिन रुकने के बाद भी हार्डली 2 मुलजिम 3 मुलजिम मिलते हैं। तो समस्या क्या आती है कि ये जो अवेयरनेस है, पर्पज इसका ये है कि आप जितना जागरूक रहेंगे समस्याएं बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि आज के डेट में हर आदमी जो है कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है और अपना खाता खोल रखा है, नेट बैंकिंग यूज कर रहा है। तो ये सब चीज़ों से आपको जागरूक रहना, आपकी जागरूकता ही पहला हथियार है, आप समझ लीजिए। और घटना घट जा रही है तो आप निश्चिंत रहिए, कार्रवाई के लिए तत्पर रहेगा साइबर सेल है। और अभी इस जिले में साइबर थाना भी बन रहा है। साइबर थाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव सभी जिलों के लिए बता दिया है। 57 डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ साइबर थाने नहीं थे वो साइबर थाने अब खुलने की तैयारी चल रही है। 1-1.5 साल में इस जिले में साइबर थाना भी एक्टिवेट हो जाएगा। तब तक साइबर सेल जो साइबर थाना का काम है वो साइबर सेल कर रहा है। जांच करके संबंधित जो आपका थाना होगा वहाँ पे FIR दर्ज की जाएगी। और लगातार हम और भी साइबर एक्सपर्ट बुला के यहाँ की टीमों को जागरूक कर रहे हैं, प्लस ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके साथ कोई भी इस तरह का अपराध ना हो जो हमारे लिए जो है एक वो समस्या करे। तो पहले आप जागरूक रहिए। और मैं अभी कुछ दिनों में 200 फ्लैक्सी बोर्ड जो मैं बता रहा था बनवा रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें डिटेल रहेंगी और उसको जगह जगह थाने चौकी जो पब्लिक प्लेस है, जो इंपॉर्टेंट सोसाइटीज़ हैं, उसके सामने हम लगवा देंगे और वो सारे नंबर डिस्प्ले रहेंगे। इसके अलावा अभी एक और मैं फ्रॉड बता दे रहा हूँ। अभी मेरे पास क्योंकि अब लिमिट नहीं है, मतलब पूरा दिन मैं बोल सकता हूँ इसमें। लेटेस्ट का मैं बता दे रहा हूँ, अभी जो चल रहा था वो आप लोग कितना उसमें यूज किए हैं, क्या किए हैं। जैसे आपके मान लीजिए सबके यहाँ समस्या आती है, AC ख़राब है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, ठीक, कोई भी मतलब ऐसी सर्विस जो आपको लगता है कि हमारे यहाँ ख़राब हो गया, तो आप क्या करते हो, गूगल पे सर्च करते हो। गूगल पे फ्रॉडस्टर ने क्या कर रखा है, जैसे जनरली क्या होता है लैंडलाइन नंबर लगा हुआ है, जैसे लैंडलाइन नंबर लोग जनरली क्या होता है मिलाना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर वहाँ पेश कर रखा है। अभी गूगल का भी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर में, तो हमने गूगल टीम से भी ये चीज़ें उठाई। तो वो अपना क्या किया, गूगल सर्च पे अपना मोबाइल नंबर फ्रॉडस्टर ने लिंक कर रखा। जब आप उनको रिंग करोगे तो फ़ोन नहीं उठेगा, उसके बाद से कॉल बैक आएगा कि आपने फ़ोन किया था, फिर आप बताएंगे कि हाँ मेरा AC ख़राब है, फिर वो आपको फर्जी लिंक भेजते हैं, पेमेंट लिंक भेजेंगे कि आप ऐसा है कि हमारे यहाँ से लड़का जाएगा, आप 25 रुपये 50 रुपये या 100 रुपये का इस पर रिचार्ज कर दीजिए, ठीक। तो जब आप रिचार्ज करते हैं तो उसमें ऑलरेडी उसमें जो है वो मैलिशियस कोड होता है, उसमें कोडिंग होती है, वो आपका अकाउंट जो है सारे डिटेल चला गया और फिर वो आपके खाते से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको हर जगह, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, जो उनका मोडस ऑपरेंडी है उसका कोई लिमिट नहीं है कि कितने तरीके से वो अपराध कर रहे हैं।
तो इसमें आप जितना जागरूक रहेंगे वो हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है और इस समाज के लिए भी अच्छा है। और मैं आपसे यही अपेक्षा करूँगा कि आने वाले समय में आप लोग जागरूक होइए और लोगों को भी जागरूक करिए। सभी लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, टेलीग्राम चला रहे हैं, जो भी अच्छी वीडियोज आती हैं हम लोग बना कर भेजते रहते हैं, क्योंकि हमारी लिमिटेशन ये है कि भाई जितने ग्रुप हम लोग को भेज देते हैं, तो ये आपका भी काम है कि उसको आगे बढ़ाइए। तमाम व्हाट्सएप पे आप वीडियो आ रहे हैं जो साइबर जागरूकता को लेकर जारी किए जा रहे हैं, माननीय वहाँ से MHA से, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी, यूपी पुलिस द्वारा भी, तो उसको देखिए, समझिए, लोगों को जागरूक करिए। और मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि यूपी पुलिस को, गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस को मजबूत करिए और आपकी सेवा के लिए सदैव हम लोग तत्पर हैं। जय हिंद। आप, मुझे लगता है कि काफ़ी आपको जानकारी मिल गई जो वर्तमान में है। अभी मैं आऊँगा क्वेश्चन पे भी, शायद हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक चीज़ क्या होती है कि मैसेज आता है हमारे पास, टेक्स्ट मैसेज जिसे कहते हैं कि आपके अकाउंट से इतने रुपए कट गए, और जब कटते हैं तो भी सेम मैसेज आता है। उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ऊपर ना SMS हेडर होता है। SMS हेडर क्या होता है, या तो हमारे पास मैसेज आता है किसी नंबर के थ्रू या आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जैसे मेरा SBI में अकाउंट है तो मेरा आएगा कि मेरे अकाउंट से इतने रुपए डेबिट हो गए, तो उसमें ऊपर जिस नाम से मैसेज आएगा उसमें लिखा होगा SBIN, और अगर कोई फर्जी मैसेज होगा उसमें फ़ोन नंबर लिखा होगा। अगर फ़ोन नंबर लिखा है तो उस मैसेज पे ध्यान नहीं देना है, वो स्कैमर का होता है। दूसरी चीज़ ये जो हमने वीडियो बनाई है, आप नोट डाउन कर लेना, एक चैनल का नाम दे रहा हूँ, यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और जो नए नए फ्रॉड होते हैं उनसे कैसे बचना है वो भी चीज़ मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। उस चैनल का नाम लिख लो, S कैपिटल में SK स्पेस UNHACK स्पेस SECURITY, SK Unhacked Security। ये YouTube चैनल है, इस पर सारी वीडियोस मिल जाएगी, किस तरीके से बच के रहना है, क्या क्या नए नए फ्रॉड्स आ रहे हैं। SK, S फॉर सिंगापुर, K फॉर करण, Unhacked UNHACK स्पेस सिक्योरिटी SECURITY, इस पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें शेयर भी कर सकते हो आप। थैंक यू। धन्यवाद करण जी। आपको सिक्योरिटी से जुड़ी काफ़ी जानकारियां लगातार मिल रही होंगी। हालांकि हमारे पीछे सुप्रीम कोर्ट के में अधिवक्ता हैं, इनके पास भी लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। मैं चाहूँगा शॉर्ट में आप बताएं कि किस तरह कानून के थ्रू भी इसमें मदद दी जा सकती है। फणीश कुमार राय जी। जी, सभी यूनियन और निवासियों का धन्यवाद। माननीय ADCP साहब, साइबर सेल थाना प्रभारी अनिल यादव जी, ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव जी, भाई प्रदीप त्यागी जी एवं साइबर एक्सपर्ट करण भारद्वाज जी। जैसा कि ADCP साहब ने आपको डिटेल्स में जागरूकता के लिए बताया कि कैसे आपको बचना है, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने आपको दी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का। उसके अंदर जैसे ही आप, थोड़ा सा मैं उसको आगे ले जाऊंगा, जैसे ही आप अपना कंप्लेंट दर्ज करते हैं उसके अंदर, और आपका कंप्लेंट जब एक्सेप्ट होता है तो आपको एक मैसेज आता है वहाँ से, जिसमें आपको आपके लोकल थाने का एक मोबाइल नंबर दिया हुआ होता है और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। आप उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से पोर्टल पे जाके अपने कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप जाके जो नंबर दिया हुआ है उनसे फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर रैंक के आपको साइबर नोडल ऑफिसर स्टेट वाइज और ग्रीवांस ऑफिसर का नंबर दिया हुआ है, नेम, नंबर, रैंक और उनका ईमेल आईडी। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट उनको भी ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपका लोकल लेवल पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो उनके इंटरफेरेंस से आपके कंप्लेंट को आगे ले जाया जाएगा। मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर आपका नहीं होता है तो हमारे कानून व्यवस्था में भी इसके लिए उपयुक्त प्रावधान दिए गए हैं। आप न्यायालय का भी शरण ले सकते हैं। न्यायालय भी पुलिस को डायरेक्शन दे सकती है कि आप इसमें त्वरित कार्रवाई करिए, FIR करिए, जांच करिए। इसका नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जब आप दर्ज करा देते हैं अपना मामला तो उसके बाद आप रेगुलर फॉलो अप करते रहिए अपने लोकल थाने से। अगर आपको उसमें करने में दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट जाके आप कंप्लेंट लोकल अपने साइबर सेल में दर्ज करा दें।
कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हैकर्स इतना स्मार्ट है कि वो साइबर क्राइम को अंजाम दे देगा, आपकी कोई गलती नहीं है। उस केस में आप क्या करेंगे, आपने पुलिस को रिपोर्ट कर दी, पुलिस भी भरसक प्रयास करेगी कि आपके पैसे को रिकवर करा दे, वापस करा दे। लेकिन अगर पुलिस सक्षम नहीं होती है उस केस में और बैंक कहती है कि साहब ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, हम इसमें आपका पैसा वापस नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है? इसके लिए कानून में 2 तरह का अधिकार है आपके पास। पहला, अगर बैंकिंग से रिलेटेड है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन, जो कि आरबीआई के अधीन काम करती है, आप वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराएं। जो भी बैंक होगी, पेमेंट गेटवे होगी, एनबीएफसी होगी, वो सब आरबीआई के अधीन होती हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन आपकी मदद करेगी, आपका पैसा रिकवर कराएगी। इंश्योरेंस से रिलेटेड फ्रॉड है तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी उसके लिए है, वहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन कंप्लेंट करने की व्यवस्था है यहाँ पर। इसके बाद आप कंज्यूमर फोरम का भी शरण ले सकते हैं। कंज्यूमर फोरम 3 टायर सिस्टम है हमारे देश के अंदर। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन है और नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन है। इनका जुरिस्डिक्शन पैसे से तय होता है। अगर आपका फ्रॉड 50 लाख तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जा सकते हैं। 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ तक है तो आप स्टेट कमीशन जाएंगे, और अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का ये कानून है, इसमें आप डायरेक्ट नेशनल कमीशन जा सकते हैं, जो कि नई दिल्ली में है। नेशनल कंज्यूमर फोरम ने ये व्यवस्था दी है कि अगर अकाउंट होल्डर की कोई गलती नहीं है और हैकर्स ने पैसा खाली कर दिया है आपका, तो ये जिम्मेवारी बैंक की होती है, एनबीएफसी की होती है, पेमेंट गेटवे की होती है, क्योंकि उनके सिक्योरिटी में कोई ब्रीच है जिससे वो सक्सेसफुल हो गया और क्राइम को अंजाम दे दिया। तो ये कानून में प्रावधान है। भारत की संसद में पहली बार 2008 में ये इस बात की आवश्यकता समझी कि हमें साइबर से रिलेटेड कानून बनाने की आवश्यकता है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से थी, सन 2000 में ये अधिनियम बना था। इसमें सन 2008 में एक व्यापक अमेंडमेंट लाके साइबर क्राइम से कैसे निपटना है पुलिस को, इसके लिए प्रावधान लाया गया। लेकिन वो प्रावधान अपने आप में काफ़ी नहीं है, इसलिए हमारी पुलिस और हमारी कोर्ट्स आईपीसी के सेक्शंस का भी उपयोग करती है साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए। तो आपके पास पुलिस, न्यायालय, ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। पहले तो आप बचाव के तरीकों पर विचार करें जो एडीसीपी साहब ने बताया, और अगर हो जाता है तो उससे कैसे निपटना है, इन सब कानूनी प्रावधानों की सहायता लें और अपने जो आपकी संपत्ति गई है उसकी सुरक्षा करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। अगर आपके इतनी जानकारी मिलने के बाद भी अगर कोई सवाल है सीधे, तो एडिशनल डीसीपी से आप सीधे पूछ सकते हैं। कोई समस्या है, कोई अंदर ये है कि साइबर इस कुछ नयापन भी है, तो आप जानकारी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम विनय कुमार झा है और प्रदीप जी ने जैसा बोला है, तो मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था। मैं इसमें सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ठगा गया, और ठगने के बाद पता चला कि मैं ठगा गया। हुआ ऐसा कि पतंजलि में मैं 2 बुक कर रहा था कमरा 15 दिन के लिए। पतंजलि के वेबसाइट में गया। वेबसाइट में जाने के बाद मैं उसका जितना हो सके अपने जानकारी में जांच पड़ताल किया, तो मुझे लगा कि वो सही वेबसाइट है। फिर मुझे लगा कि ये ठीक है। मैं उस बैंक में, हरिद्वार ब्रांच का ही एक संस्था बैंक है एसबीआई का, पैसे उसने मांगा। एडवांस मैंने 10,000 पहले दिया। फिर वो बोला कि नहीं, आप 3-4 दिन के अंदर पूरे अमाउंट करिए, और 60,000 रुपये का 2 हमने बुक कराया था अपने वाइफ हस्बैंड का, डबल 2 हफ्ते के लिए। तो 10,000 मैंने भेज दिया। फिर 1 सप्ताह के बाद बार बार फ़ोन आ रहा है कि आप जल्दी से भेजिए, नहीं तो वो पूरा बुक नहीं होगा, तो आपको ये नहीं मिलेगा। हम बोले देखिए कि इतना जल्दी क्या, वहाँ आके दे देंगे। तो बोला नहीं, इसमें ना अभी डिस्काउंट चल रहा है, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, जब यहाँ आइएगा तो 40,000 में ही वो काम हो जाएगा, 60,000 अभी आपको भेजना पड़ेगा। थोड़ा सा डाउट तो हुआ मुझे,
लेकिन प्रेशर 2-3 दिन था उसका, बार बार फ़ोन आ रहा था और मैं भी इंटरेस्टेड था। एक्चुअली मेरी कीन इंटरेस्ट का उसने फ़ायदा उठाया। मैं भेज दिया। भेजने के बाद मैं बोला कि ये हुआ था 14 जुलाई 2021 को। तो हमने 5 अगस्त से बुक किया था कि 5 अगस्त को हम आएंगे। जब 1 अगस्त को मैंने फ़ोन किया तो बोला कि हाँ जी ठीक है आपका बुक हो गया। 2 अगस्त से मेरा नंबर ब्लॉक हो गया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर मैं समझ गया, मुझे सेंस हो गया कि ये ठगी का शिकार हो गया हूँ मैं। फिर मैं और सब लोगों से पूछा तो बोला कि ये तो गलत नंबर था, गलत वेबसाइट भी था और समझ नहीं आया। मैं वेबसाइट वगैरह सब काफ़ी यूज़ करता हूँ मैं, बहुत ठीक है, सारे। समझ गया। देखिए मैं इसमें अनुरोध करूंगा, जो आप लोग ऑनलाइन कमरा बुक करते हैं ट्रेवल्स से के थ्रू जाइए। अगर वो हम कह रहे हैं 2-4-5% कमीशन ले रहा है, वो सेफ़ है। अगर आपको समझ में आ रही है सिक्योर साइट है। देखिए कोई भी वेबसाइट बनाना आज की डेट में आसान है। उसका क्या होता है, डोमेन खरीदा जाता है और उसी से मिलती जुलती साइट वो बनाएंगे। कुछ भी चेंज कर देंगे तो डोमेन परचेज करके वो नई वेबसाइट बनाते हैं। तो अगर आप देखिए उतना यूज में है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वेबसाइट सही है, ऑफिशियल वेबसाइट है, अदरवाइज नहीं तो आप जो भी जेन्युइन ट्रेवल्स हैं ट्रेवल्स के माध्यम से बुक करिए। क्योंकि लोग जम्मू कश्मीर में कमरा बुक करा रहे हैं, बेंगलोर जाते हैं वहाँ बुक कराते हैं। हार्डली 5% जो भी ले रहा होगा कमीशन, वो उसको उससे आपका पैसा सेफ रहेगा। और वो इतने स्मार्टली बात करेंगे, इतना स्मार्टली बात करते हैं कि आप वास्तव में नहीं समझ पाएंगे। और जैसे बार बार पैसे के लिए अगर आप उकसा रहे हैं तब भी आप समझ जाइए। कोई भी, जैसे इन्होंने कमरा बुक कराया, हर तीसरे दिन चौथे दिन फ़ोन आ रहा है कि पैसा जमा करिए, पैसा डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो उनके प्रेशर को समझिए। वो प्रेशर उनका ये नहीं है कि आपका कमरा बुक हो रहा है, उनका प्रेशर है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकलवा लो। सेक्सटॉर्शन के केसेज में क्या हुआ, सेक्सटॉर्शन केसेज में उन लोगों ने धीरे धीरे प्रेशर बनाया। पहले कहा कि 10,000 जमा करिए, डाल देंगे सोशल साइट्स पे, फिर 20,000 जमा करिए। तो वो जो बार बार परस्यू कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा मेंटल इंट्यूशन आपको रखना पड़ेगा इस चीज़ का। और जहाँ पे आपको लगता है कि भाई नॉलेज की कमी है या मेरी समझ के से थोड़ा सा दूर है, तो आप, मेरा अनुरोध है कि उसमें संबंधित ट्रेवल्स के माध्यम से जाइए, तो आप सेफ रहेंगे। मेजर अमाउंट तो नहीं जाएगा। आप 60,000 का माल कमरा बुक करा रहे हैं, अगर वो 1,000, 2,000, 3,000 कमीशन जा रहा है तो दैट विल बी सेफर। तो मैं यही आपसे अनुरोध करूँगा किस चीज़ में, बाकी जो है उसमें मैं कार्रवाई के लिए देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। थैंक यू। तो अब आगे मुझे जो कहना है, तो इसमें मैंने FIR दर्ज करवाया। प्रदीप जी भी हमारे साथ थे, हेल्प किए थे। फिर बुक कराने के बाद करीब 3/8/2021 को मैंने करवाया। सब कुछ है मेरे पास। फिर मैं बार बार फॉलो किया। अमिताभ सिंह IO डिप्यूट किए गए। अमिताभ सिंह, मैं आई एम सॉरी टू से कि इतना लेथार्जिक दरोगा शायद ही कोई होगा। मुझे 10 बार मुलाकात हुई, यहीं VVIP के पास जो थाना है वहाँ बैठते थे और मुझे बोले कि अरे हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आप घर बैठे रहो। बाद में 1 साल के बाद वो बोलते हैं क्या कि मेरी ट्रांसफ़र हो गई है और वो तो आपका जमतारा बिहार का है, आप देख लो, आप तो बिहार के हो। मैंने दिस वाज द लैंग्वेज ऑफ SI। अगर मैं DSP होता तो ऑन द स्पॉट उसको सस्पेंड करता, लेकिन जो भी वट एवर। इसके लिए देखिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, आप डायरेक्ट साइबर सेल में अनिल प्रभारी हैं, संपर्क करिए। मेरा नंबर भी वहाँ डिस्प्ले रहेगा, मेरे पे संपर्क करिए। जो भी कार्रवाई होगी मेरे स्तर से, मेरा 100% एफर्ट रहेगा। क्योंकि थाने की जो समस्या बता रहे हैं, चूँकि जो भी IOज हैं वहाँ पे, एक तो ये इन्वेस्टिगेशन केवल इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को दी गई है। अगर थाने पे केवल एक इंस्पेक्टर है तो उनके पास 20 तरह के काम भी हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ पे इनिशियली जब लगता है तुरंत साइबर सेल पे संपर्क करिए। और अगर थाने से भी विवेचना में कोई समस्या आ रही है तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं भी अवेलेबल हूँ और सरकारी नंबर भी मेरा है। ठीक है, तो मैं इतना गारंटी दिला रहा हूँ कि जहाँ से भी होगी मदद, चाहे लखनऊ से मुझे बात करनी पड़ेगी, चाहे बाकी कहीं से हेल्प लेनी पड़ेगी, टेक्निकल हेल्प, और भी जो भी हेल्प होगी, मैं कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं 30 सेकंड में ख़त्म करता हूँ। फिर मैं कमिश्नरेट गया, अभी कमिश्नरेट बन गया है, सीनियर SSP के पास गया। फिर सीनियर SSP ने बुलाया, प्रदीप सिंह नया IO आपका हो गया है, आप इनके साथ आपका ये हो जाएगा। 6 महीना 8 महीने के बाद मैं रेगुलर फॉलोअप करते रहा। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फॉलोअप का भी डॉक्यूमेंट्स है, मैं लिख के देता हूँ। तो प्रदीप सिंह लास्ट में बोला कि देखिए मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपका काम कर रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। जब बाद में पता चला तो बोला क्या कि आपको निस्तारित कर दिया गया। व्हाट इज़ दिस, निस्तारित कर दिया गया, मुझे कुछ पता नहीं। फिर मैं कमिश्नरेट गया।
कमिश्नरेट गया तो कमिश्नरेट में तो लिखा गया, फिर बोला आप नंदगांव थाना में जाइए, नंदगांव थाना में गए और साइबर सेल में जाइए, साइबर सेल में गए, वहाँ पर एक छोटा सा कोई बैठते हैं। नहीं, अब मेरा कहना सर, मेरा एक रिक्वेस्ट क्या है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थाने पर मत जाइए, थाने पे FIR भी लेके जाइए, आप FIR की कॉपी लेके आइए, साइबर सेल को संपर्क करिए। ओके। मैं साइबर सेल में 5-6 टीमें एक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं स्पेशली किसी टीम को अगर इस तरह के प्रकरण जो आते हैं, जो मेजर अमाउंट है, चाहे कोई मेजर समस्या है, तो मैं कोशिश मेरी रहेगी, क्योंकि प्रकरण मैं इसीलिए साइबर जागरूकता पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, पर्पज इसका क्या है कि ये क्राइम रुक नहीं रहा है। रुक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, वो गलती ना हो उसके लिए अलर्ट रहना है, और गलती होने के बाद समस्या क्या है, रिसोर्सेज की हर जगह क्रंच है। तो मैं ये कोशिश करूंगा जो थाने की आप बता रहे हैं, चूंकि एक इंस्पेक्टर है जहाँ 2-3 लोग हैं, वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा देख रहे हैं लोग, और आपको इसके बाद से FIR भी दर्ज हो रही है, लग रहा है कोई सहयोग नहीं, आप डायरेक्ट साइबर सेल पर संपर्क करिए। कमिंग प्रोग्राम आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो हुआ है, जो पास्ट में हुआ है, वो मैं अनुभव बता रहा हूँ। अब लास्ट एक बार आप दिखवा लेते हैं। 10 सेकंड में लास्ट में, फिर अभी मुझे जब वो जन सुनवाई कार्यक्रम में डाला तो निस्तारित कर देगा। मैं दोबारा गया हूँ, 6 मार्च को गया हूँ, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। मैं रिमाइंडर देने गया तो बोला 1 महीना के बाद ही रिमाइंडर होगा, इसलिए 7 मार्च को रिमाइंडर भी देने वाला हूँ। बट आप बड़े ऑफिसर हैं और आप सामने हैं, तो मैं आपको बताना उचित समझ रहा हूँ कि शायद आप मेरा तकलीफ समझ रहे होंगे। हम सीनियर सिटीजन हैं, कोई इनकम नहीं है और इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो ये सब कहानी है। और हाँ जी, झा साहब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप ऑफिस में मिल लीजिएगा एक बार। जो देखिए इंडिविजुअल समस्या है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जो भी इंडिविजुअल समस्या है, जो आपके साथ घटना घटी है, प्रकरण चल रहा है, आप फ्रेश जो है, जो भी फाइल पेंडिंग है, चाहे थाने पे है, चाहे कहीं FIR लिखी है, या कोई इस तरह की समस्या है, आप अनिल प्रभारी हमारे यहाँ पीछे हैं, वो उनसे आप संपर्क कर लीजिए साइबर सेल में, थाने पे जाने की जरूरत नहीं है। FIR की कॉपी लीजिए, जो भी प्रगति हुई है मैं बुला के खुद उसकी समीक्षा करके जो भी प्रगति करने लगा, चूँकि क्या होता है समय के साथ धीरे धीरे एविडेंस भी खत्म होते हैं। जैसे पैसे वाले में क्यों 1930 बताने का पर्पज क्या है कि 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर आप कर देते हैं तो पैसा आपका किसी न किसी अकाउंट में होल्ड हो जाएगा, तो वो पैसा कल के डेट में FIR लिखा जाएगा, आयोग की रिपोर्ट लगेगी, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और अगर वो धीरे धीरे पैसा गया मान लीजिए और आपने उसमें साल भर लगा दिया, 6 महीना, फिर वो पैसा बचता नहीं है, वो किसी न किसी माध्यम से निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद फिर कार्रवाई क्या रह गई, फिर वो जामतारा का अगर मुलजिम है तो हम सारा ट्रेस करने के बाद से फिर टीम जाती है, पकड़ के ले आती है, और रिकवरी में उसमें काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि स्टेट दूसरा पड़ता है, तो उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल हम 5 दिन में 7 दिन में टीम जाती है, नहीं मिल पाती है। चूँकि अपने स्टेट का मामला रहता है तो उसमें हम लोग काफ़ी प्रयास करके प्रॉपर्टी डिटेल लेके कुर्की वगैरह सारी कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए मैं इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि घटना घटे ना, और घटना घट रही है तो इसमें तत्काल ऑनलाइन रिपोर्ट करिए। फाइनेंशियल आ रहा है तो 1930, वो नहीं लग रहा 112 करिए, और फिर भी कहीं से हेल्प नहीं मिल रही साइबर सेल को संपर्क करिए। साइबर सेल से भी आपको लग रहा है संपर्क नहीं, समस्या नहीं हो पा रही है, तो मेरे से मिलिए आप। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि जो भी समस्या आपकी है उसका मैं समाधान कर सकूं। थैंक यू सर। मंजा सिंह, सभी अधिकारीगण और कॉलोनी वासियों, मैं आपके सामने ना 2 वाक्य शेयर करना चाहता हूँ और बड़ा उचित समय भी है ये। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो टीम आई हुई है, बड़ा ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव हमें जानकारी दी। मेरे साथ एक ऐसा वाक्य होते होते बचा और मेरा खाता खाली होते होते रह गया। बस हुआ ऐसा कि मेरे पास एक चेयर थी सर, वो चेयर मैंने OLX पे डाल दी, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। उसका मैंने दाम रखा 2500 रुपये। मेरे पास सर 3 कॉल आए, तीनों कॉल जेन्युइन थे। मैंने कहा पैसे कम नहीं करूँगा बिल्कुल भी। एक चौथा कॉल आया मेरे पास, कहने लगा सर कितने की चेयर दोगे? मैंने कहा 2500 रुपये। कह सर कुछ कम कर लो? मैंने कहा नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे अकाउंट नंबर आप मुझे दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। और बंदा इतना स्मार्ट था, क्या बोला, एक मिनट सर, उसने क्या बोला कि मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, मैं आपका रोड वहाँ रहता हूँ, रोहिणी में रहता हूँ, मेरा ट्रक गाजियाबाद आया हुआ है, मैं पेमेंट दे के आपको अभी उठवा लेता हूँ। तो मुझे लगा बड़ा जेन्युइन केस है। और विश्वास मानिएगा, उसने मुझसे बोला कि आपको मैं कोड भेज रहा हूँ, आप इससे मुझे पैसे भेज दीजिए। मैंने उससे जस्ट ये पूछा, मेरी समझ कुछ नहीं आया। मैंने कहा अगर पैसा मुझे चाहिए तो मैं कोड स्कैन क्यों करूँगा? तो खैर मेरे दिमाग में नहीं आया था अभी। फिर मैंने क्या किया, मैंने बेटे से बोला, मैंने कहा बेटा कुछ कोड आया है, एक बार देखना जरा। फिर क्या हुआ कि मैंने उससे पूछा सिर्फ, मैंने कहा भाई साहब आप पेटीएम या फ़ोन पे कर दीजिए, मैं चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आप विश्वास मानिए, मेरा इतना बोलते ही उसने गाली देने शुरू कर दी सर। और मुझे तब जाके पता लगा कि मेरे साथ फ्रॉड होने वाला था।
तो मैं कहना चाहता हूँ उस दिन का से हमने OLX खत्म कर दिया कि OLX पे कुछ नहीं बेचना। एक छोटा सा वाक्य मैं और कहना चाहूँगा, सिर्फ 1 मिनट लूँगा सर, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर्ड हो चुके थे, उनके साथ 90,000 रुपये का फ्रॉड ऐसा हुआ, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। उनके पास PNB का अकाउंट था सर, यूनिक केस है इसलिए शेयर करना चाहता हूँ। उनका ATM कार्ड फ्राइडे के दिन किसी ने चेंज कर लिया ATM से। उन्होंने, पापा जी ने मेरे पैसे निकाले थे 15,000 रुपये, उनका चेंज हो गया। और इतना स्मार्ट तरीका, सैटरडे संडे बैंक बंद होते हैं, रात को 11 बजे उसने 10,000 रुपये निकाले, क्योंकि PNB के कार्ड से एक दिन में 25,000 रुपये निकाल सकते हैं बस, और 25,000 रुपये किसी खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उन्हें 10,000 रुपये निकाल लिए, मैसेज आए, हम कुछ नहीं कर पाए। 25,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए 12 बजे से पहले। 25 और 10 35 हो गए। उसके बाद जैसे 12 तारीख मतलब 12 बजे अगले दिन आया, 25,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए दूसरे खाते में और 25,000 रुपये कैश निकाल लिए। दिन आया सैटरडे का, बैंक में ट्राई करी, बैंक वाले कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनको पता नहीं पाया हो क्या रहा है। संडे भी चला गया, मंडे भी कोशिश करते रहे, लेकिन 90,000 रुपये चुटकी में निकल गए, पता नहीं चला सर। हमने पूरी कोशिश करी, सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमने एफर्ट किया, हमने केस किया। केस करने के बाद केस में 3 या 4 तारीख पे गए पापा के दिक्कत है घुटनों में। उसने कहा भैया नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, मेरे बस की कोर्ट के धक्के खाने नहीं है। तो वो दिन है और आज का दिन है, वो पैसे आज तक नहीं मिल पाए, बात 4 साल पुरानी है, लेकिन ये कभी भी घट सकती है। सर बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी। और आपको बता दूं मैं, ये जो यहाँ पे जितने भी आपको बताया गया है, हमारे यूट्यूब के चैनल से सर हम खुद भी इसमें डालेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन सभी को जानी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है। मैं ज़्यादा सामान लेते हुए बहुत सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अच्छा, एक चीज तो नहीं रहा है, उस वेबसाइट का नाम है हैव आई बीन पॉन्ड, HAVEIPWNED। इस पर आप जाओगे, अपना जीमेल आईडी डालोगे, उसमें बता देगा कि इस पर कभी डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है। वेबसाइट का नाम है हैव आई बीन पॉन्ड, HAVEIPWNED, HAVEIPWNED। इस पर अपना जीमेल या फ़ोन नंबर, ये सब कुछ छोटा है और ये बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। HAVEIPWNED, हैव आई बीन पॉन्ड, HAVEIBEENPWNED। IT का जो ग्रुप होगा वो हम ले लेंगे नंबर। इस तरह की जितनी इंफॉर्मेशन जो होगी ना, वो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, इसलिए बहुत ज़्यादा उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बोर्ड छुपा के रख रखा है। और मेरा पत्रकार बंधुओं से भी और पुलिस के अधिकारियों से निवेदन है कि उस बोर्ड में जो नंबर लिखा हुआ है, यदि आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो इस नंबर पर कॉल करें। तो मेरा यही निवेदन है कि उस बोर्ड को सभी, हर थाने में SHO होते हैं, तो मैंने अभी मेरठ गया, मेरठ तो SHO वो जो है बोर्ड उल्टा रखा हुआ है। तो मैं यहाँ भी एक दिन में गया है, यहाँ भी हाँ जी, हाँ। तो मेरा यही निवेदन है, ये पत्रकार बंधु भी हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं, और उस पर क्या है, कौन उनका पहचानो, नाम बताओ, मुझे जानते नहीं क्या, तुम्हारा हम साथ थे। तो एक्चुअल में आदमी कुछ भी ना बोलते कि आप क्या फलासी बोल रहे हो, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, और कैसे हो, क्या हाल है यार, मैं यहाँ फंस गया हूँ, तो जहाँ तो मुझे 2,000 या 5,000 पेटीएम कर दे या फ़ोन पे कर दे। तो उस केस में कोई कर देता तो किस तरीके हो सकते हैं वो। ये मेवात का गैंग है, मैं बता दूं आपको। और मेवात का गैंग है, मैंने इसीलिए बताया ना, सबसे पहले आते मैंने कहा कि जो भी अननोन कॉल है, अननोन मैसेज है, अननोन ऐप है, रिस्पॉन्ड नहीं करना है। मानवीय दृष्टिकोण वही दिखाइए यहाँ सोसाइटी में, फिजिकली अगर आपके सामने लोग प्रेजेंट हैं, यहाँ मानवीय दृष्टिकोण दिखाइए, हेल्प करिए, मदद करिए। लेकिन जो अननोन आदमी जिसको आप जानते नहीं हैं, फ़ोन पे क्या पहचानेंगे आप। और ये मेवात का गैंग है, और इसमें समस्या क्या आती है कि वो पैसा अगर रुका हुआ है तब तो ठीक है भाई, उसको पैसा कब रुकेगा जब आप इमीडिएटली कंप्लेन कर देते हो। और ये 1930 ऑल ओवर इंडिया नंबर है, सेंट्रलाइज नंबर है, इसलिए इसमें आप जो कह रहे हैं ना कि जब आप जानते नहीं हो तो सीधे मना करो, नहीं जानते, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। 100 रिश्ते हैं, उसी को आप नहीं निभा पा रहे हो तो एक और सही ना निभाओ। थोड़ा सा मतलब मेरा कहना है ना कि प्रैक्टिकल बनिए भाई। जिस आदमी को आप जानते हो उनसे तो आप महीनों भर नहीं मिल रहे हो, और जिसको आप जानते तक नहीं हो, फ़ोन पे आप उससे क्यों रिश्तेदारी निभा रहे हो भाई। एमरजेंसी है, ठीक है, उसको मनन करो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा भाई, नहीं रात में मदद कर पा रहा हो, ये फ़ोन अक्सर रात में ही आएंगे, आपको बता दूँ।
ये रात में जब आप सोने के मूड में रहेंगे 10 बजे 11 बजे तभी ये फ़ोन आते हैं कि मैं फला बोल नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे पूछेंगे ना कि मैं फला बोल रहा हूँ जीजा, तो आपके मुंह से निकल जाएगा उसका जीजा, तो आप खुद ही क्वेश्चन का जवाब देते हो उसके। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आप खुद उसके क्वेश्चन का जवाब दोगे और फिर आप अपने उसमें फंसते जाते हो। तो मेरा कहना है कि जब तक आप कंफर्म ना हो कोई पैसा ना ट्रांसफ़र करिए, कोई ऐप नहीं लोड करिए, अननेसेसरी किसी से कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको कह रही इतना अर्जेंसी है तो भाई किसी को भेज दो, मैं पैसा देते रहूँ। दूसरा कि जो बन के बोल रहा है, अगर आप उसको जान रहे हो ठीक है, नहीं जान रहे हो तो उनके और रिलेटिव भी तो होंगे, आप उनसे वेरीफाई करो। इसमें एक करेंट घटना है, मेरे साथ एक लड़का पड़ा हुआ था दीपक प्रसाद, उसका लखनऊ साइबर थाने में मुकदमा भी दर्ज है। उसको ऐसे ही फ़ोन आया कि मैं जीजा बोल रहा हूँ। इसने बोला चंदू के जीजा, तो उसने कहा हाँ चंदू के जीजा। अब इसने खोला बात को, उसने कहा कि वो उसकी दीदी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है। वो कंस्ट्रक्शन का काम करता था और रात के 10 या 11 बजे बाद सोने के मूड में था। तो अब वो उसको लगा कि भाई आवाज़ भी थोड़ा बहुत उस तरह लगी है, जैसे आदमी इंट्यूशन में आता ना, तो उसने कहा कि बेटा ऐसा है कि पैसा निकल नहीं पा रहा है, ATM में आया ऐसा है, पैसा है हमको इतने 10 साढ़े 10 लाख ऑपरेशन का बताया है, आप जितना दे दोगे ठीक है और मैं सुबह या कल शाम तक मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो वो पैनिक में 2 अकाउंट से उसने 10.5 लाख रुपये वापस कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए 10.5 लाख रुपये। और सुबह में वो चंदू को फ़ोन कर रहा है कि तुम्हारी दीदी की तबीयत खराब है क्या, तो काम रात में भी तो कर सकता था। तो आपका कॉमन सेंस अगर देखिए नहीं है तो आप देखिए सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, घटना घट सकती है। तो कॉमन सेंस आपको हमेशा रखना पड़ेगा। इंट्यूशन नहीं हो रही है तो आप वेट कर लो ना चीज़ों को। आप हम कह रहे इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने की जरूरत क्या है, आप 2 घंटे बाद निर्णय लेना, 6 घंटे बाद लेना, कोई लाइव थ्रेट तो आ नहीं रही है। तो ऐसे फ़ोन कॉल्स को, ऐसे मैसेज को, ऐसे ऐप को आप 4 लोगों से डिस्कस कर लो, 4 घंटे का समय ले लो। रात का समय बिल्कुल इंटरटेन न करो। आप एक नियम बना लो, 10 बजे 11 बजे के बाद मैं कोई वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगा, कोई ऐसा ऐप, कोई मैसेज, कोई फ़ोन का रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल मैं पर्सनली उस आदमी को जानता हूँ। समझ गए मेरी बात? सर इसी जो आपने कहा फ़ोन कॉल से रिलेटेड मेरा एक कंसर्न है। मैं खुद ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ लेकिन परेशान हूँ परेशान इसलिए हूँ क्योंकि दिन भर कॉल आता है इस पे सर मेरे मोबाइल पे, और सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्योंकि ट्रू कॉलर भी है तो पता चल जाता है, फ्रॉड भी बहुत सारे कॉल्स होते हैं। कम से कम दिन भर में 50 कॉल आए, 100 कॉल हो सकता है तो मैंने कम से कम 10 बार फुल DND कराया है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अलावा कोई और कॉल मैसेज नहीं चाहिए। और जब भी मैं कॉल करता हूँ सर आपको किससे आया, अरे भाई ऑटोमेटेड कॉल्स रहती है आजकल, तो इसका कुछ कर सकते हैं सर क्या कि ऑटोमेटिक? एक चीज़ कर सकते हैं इसमें, एक चीज़ समझो पहले, जो ये नंबर उनके पास जाते हैं ना वो हम ही उनको देते हैं। अब हम उन्हें कैसे देते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, आप खाना खाने गए मैकडोनल्ड्स में, शॉपिंग करने गए रिलायंस स्मार्ट में, उन्होंने कहा बिल बनाया, उन्होंने कहा नंबर दो। नंबर देना जरूरी नहीं है, आप उन्हें बोलो डमी नंबर डालो। डमी नंबर क्या होता है कि 10 बार 0 डाल दो, 10 बार 9 डाल दो। हमने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, बैंक का अकाउंट खोला, 50 जगह 100 जगह, हाँ तो 100 जगह नंबर जाता है। इसलिए जो वेबसाइट बताइए उस पर जाके देख भी सकते हो कि डेटा ब्रीच है या कितनी बार डेटा ब्रीच है, क्या क्या डिटेल्स है। उससे भी एक क्वेश्चन मेरा रिलेटेड है जो आपने बताया, मान लीजिए उसमें मेरा मोबाइल नंबर मिलता है, हाँ तो दिख तो गया, बट उसमें हम करेंगे उसमें करो क्या कि जहाँ जहाँ पे मोबाइल नंबर है, जिस खाता वो मोबाइल नंबर से बना रखा है उसका पासवर्ड बदलो। उसमें वो दिखाएगा, उसको स्क्रॉल नीचे करोगे उसको दिखाएगा कौन से सन में हुआ, मतलब किस ईयर में डेटा ब्रीच हुआ, क्या क्या गया, नाम गया, आधार कार्ड गया, क्रेडिट कार्ड डिटेल गई, फ़ोन नंबर, सब कुछ दिखाएगा उस वेबसाइट में। जो जो दिखा रहा है वो चेंज कर दो जी। ये फुल DND का कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब उसमें कुछ नहीं है, एक बार डेटा चला गया तो चला गया तो चला गया। आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, जहाँ भी जाते हो, आप पब्लिक प्लेस पे बचिए, कोशिश करिए कि मोबाइल नंबर, आधार कार्ड जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो न शेयर करिए। खाना अच्छा है ख़राब है, अब मोबाइल नंबर अगर मांग भी रहे हैं गलत दे दीजिए, एक आध नंबर गलत कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। वो डाटा सब लीक हो रहा है। मैं बताऊँ आज से 5-10 साल बाद क्या होगा, डाटा के लिए डाटा कलेक्शन जिसके पास होगा ही विल बी सुपीरियर। और आपका हर डाटा, आप जो फेसबुक पे हमेशा अपडेट रहते हो कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ मसूरी बच्चों के साथ, यहाँ जा रहा हूँ, गूगल के पास आपका 1-1 मिनट का लोकेशन है, फेसबुक पे 1-1 चीज़ का, आपकी प्राइवेसी पूरी हर्ट हो रही है। और ये जो सेक्सटॉर्शन वाला केसेज है वो सीधे आपके फेसबुक साइट पे जाते हैं,
पूरे परिवार का फोटो निकालते हैं और तमाम आज के डेट में वो सारे ऐप आ रहे हैं, एप्लीकेशन आ रही है, पूरा न्यूड पूरा वीडियो बना लेंगे वो और कहीं वायरल करेंगे। आप एकदम मतलब आप एकदम साइकिक हो जाएंगे आपकी, मैं क्या करूँ अब। तो मेरा मानना है कि ऐसे सोशल साइट्स पे अननेसेसरी प्राइवेट फ़ोटो, प्राइवेट वीडियोज़, अपने घर के जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में जो दिखाने का जो चल रहा है चस्का ना, ये बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। इसलिए मेरा मानना है सोशल साइट्स पे आप जितना रिजर्व रहिए, ज़रूरत की चीज़ें जो है आप करिए। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो प्रोफेशनल जो चीज़ें प्रचार करना है चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास जितनी वीडियोज आती हैं साइबर की, पिछले 2 साल से मैं वही डालता हूँ। मेरा मानना है कि भाई 100 लोग जुड़े हैं, कम से 100 लोग और अगले 100 को बढ़ाएंगे। पर्सनल अपने फ़ोटोज अपने वीडियोज़ क्यों डालना उसमें? मैं मसूरी घूम रहा हूँ या दिल्ली में हूँ, वो लोकेशन आउट हो रही है, समझ रहे हैं। और हमेशा फेसबुक प्रोफाइल अपनी लॉक करके रखिए, उसमें लॉक का ऑप्शन है, तो आप जितने फ्रेंड सर्कल में आपके होंगे वही देख सकते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। ठीक है, डन को सर एक मिनट मैं कहूँगा आपको। सभी को नमस्कार। सर एटीएम मशीन हम लोग प्राय सभी लोग यूज़ करते हैं कैश निकालने के लिए, सभी लोग यूज़ करते हैं। एटीएम मशीन से सर एक मेरे फ्रेंड का फ्रॉड हो गया। वो एटीएम मशीन पे अपना कार्ड डाला, फिर निकाला, फिर उसको 15 घंटे बाद उसके अकाउंट से 35,000 रुपये निकल गए। तो सर उसके लिए क्या रोकथाम कर सकते हैं, प्लीज़ मेरे को बताइए। वो क्या होता है, कार्ड क्लोन, वो सबको पता है कि कार्ड क्लोन हो जाता है एटीएम मशीन से। अब एक चीज़ क्या करो, जैसे मेरा कैनरा बैंक में अकाउंट है, एसबीआई में अकाउंट है, जिस भी चीज़ में अकाउंट है, हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। जैसे मेरा कैनरा बैंक है तो कैनरा बैंक का एक डेडिकेटेड ऐप बना हुआ है जिसमें मैं लॉगिन करूंगा तो मेरा कार्ड नंबर वगैरह सब दिखाई देगा। उसके सेटिंग्स में जाओगे ना, उसमें ऑप्शन मिलेगा कार्ड ऑन या कार्ड ऑफ का। उस कार्ड को ऑफ करके रखो, जब ज़रूरत, जब पैसे निकालने हैं फ़ोन में बटन दबाओ, कार्ड ऑन करो, पैसे निकालो, पैसे निकल गए, कार्ड ऑफ। पेट्रोल डलवाना है, ऑन करो, पेट्रोल डलवाओ, स्वाइप करो, वापस फ़ोन से कार्ड ऑफ। 1 सेकंड लगता है, बस सिर्फ 1 सेकंड लगता है। जिस भी खाते में बैंक है उसका ऐप होगा, उसको ऑफ करो, उसके बाद फिर उस कैमरा कुछ भी कर ले, उन पैसे नहीं निकलेंगे। सिंपल तरीका। जिसमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आप उससे पैसा कार्ड स्कीमर भी लगे रहते हैं। तो जब वो सुनसान जगहों पे एटीएम है, उसमें क्या होता है, वो जितने भी एटीएम फ्रॉडस्टर हैं वो उसमें कार्ड स्कीमर लगा दिए। एक तो ये है कि उससे फिर आपका कार्ड रीडिंग सारा चिप वगैरह सारा। दूसरा क्या होता है कि ये 4-5 का गैंग है, वो क्या करते हैं, जैसे आप अकेले कोई बुजुर्ग है, मान लीजिए 60 साल का हो गया, पैसा निकालना है, तो वो 4-5 घेर लेंगे उसको कि जल्दी करो जल्दी करो, वो लगा रहा है गिरा रहा है। उसमें क्या होता है, वो हर बैंक का एटीएम रखे हुए हैं और उतने में वो एटीएम गिरता है और उसके बाद वो तुरंत बदल देते हैं, सेम बैंक का एटीएम बदल देंगे, ठीक है। और उसके बाद वो आपका सारा कार्ड नंबर सारा देख रखते हैं। उसके बाद आप अपना कार्ड एसबीआई का है, पता चलो दूसरा एसबीआई आप लेके जा रहे हो घर, उसका पूरा खाता खाली हो गया। ये तो फिजिकली करिए। और स्कीमर जो लगाते हैं उसमें क्या होता है कि पूरे कार्ड की आपकी रीडिंग उसी में आ जाएगी, वो ऊपर की तरफ ऐसे चिपका देते हैं। तो जो सुनसान प्लेसेस पे एटीएम है वहाँ पे कोशिश करिए कि ना निकालिए। थैंक यू। हेलो सर, सभी लोग नमस्कार। एक पब्लिक प्लेस पे जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं, वहाँ पे पब्लिक प्लेस पे जो चार्जिंग पॉइंट, वो मैं बता देता हूँ। अब एक फ़ोन के अंदर एक सेटिंग होती है, एप्पल वालों को करने की ज़रूरत नहीं, जो लोग एप्पल यूज़ कर रहे हो वो लोग को ज़रूरत नहीं है। एक फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर सेटिंग होती है, जिसे कहते हैं USB डिबगिंग। अगर उसको आप ऑफ करके रखोगे ना, तो आप कोई भी चार्ज लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, तो फ़ोन हैक नहीं होगा। वो जो केबल्स होती है वो HID केबल्स होती है, वो फ़ोन के अंदर स्क्रिप्ट रन करती है और आपका डेटा थर्ड सर्वर पे ट्रांसफ़र करती है। वहाँ फ्रॉड हो जाता है? फ्रॉड नहीं होता, आपका पूरा सिस्टम हो जाता है। एक फ़ोन के अंदर सेटिंग होगी, सेटिंग में जाके सर्च करोगे ना USB डिबगिंग, USB डिबगिंग, उसको फ़ोन के अंदर, फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन होगा उसके अंदर सेटिंग्स के अंदर होगा USB डिबगिंग। उस ऑप्शन को ऑफ करके रखोगे, कोई भी केबल लगा लो, सिर्फ चार्ज होगा, फ़ोन कनेक्ट नहीं करेगा कुछ से कुछ भी। वो USB डिबगिंग बस तब काम आएगी जब आपको अपने फ़ोन से लैपटॉप में कुछ फाइल वगैरह, फोटो वगैरह शेयर करना पड़ेगा, तब आपको USB डिबगिंग ऑन करनी पड़ेगी। यूज़ को ऑफ करके रखो, डिफ़ॉल्ट ऑन पे रहती है। USB डिबगिंग, USB DEBUGGING, USB डिबगिंग। हेलो, मैं ADCP क्राइम सत्यानंद जी एवं साइबर सलाहकार करण भारद्वाज जी, अनिल यादव जी का बहुत बहुत हार्दिक
अभिनंदन तो मैंने शुरू में नहीं किया, और धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे सभी के बीच आके हमें काफ़ी जानकारी दी। इसके साथ साथ सुरेंद्र त्यागी जी और हमारे साकेत जी, इन्होंने सभी को इस प्रोग्राम को बनाने में बहुत सुबह से ही मेहनत की, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ, आप लोगों ने समय दिया, और उम्मीद है काफ़ी आप लोग को जानकारी मिलेगी। आप साइबर फ्रॉड से आप बच सकेंगे। इसी कामना के साथ नवभारत टाइम्स की ओर से मैं संजय श्रीवास्तव आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं एडीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, अनिल जी शायद कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़। अभी हम लोग रुकेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम सॉर्ट आउट करने के बाद ही जाऊँगा सर जाने के बाद। मैं चाहूँगा शायद एडिशनल डीसी साहब हमारे साथ एक कप चाय पिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।